नमस्कार दोस्तों। अनुपम खेर साहब की एक खबर देखी। अनुपम खेर ऑन 40 इयर्स ऑफ कर्मा। सारांश एस्टेब्लिश्ड मी एज एन एक्टर, कर्मा मेड मी अ कॉमर्शियल स्टार। कर्मा जैसी फिल्म को आज 40 साल हो गए। मैं कर्मा जैसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी फिल्में जो है ना, दशकों में एक आध बनती है। ये वो फिल्म है जिसने डूबते हुए बॉलीवुड को बचाया था। जिस वक्त ये फिल्म आई थी 1986 में, बॉलीवुड डूब रहा था। ये कहा जा रहा था कि सिनेमा खत्म हो गया है। इसलिए इस फिल्म को याद करना आज बहुत जरूरी है। तो इस फिल्म के पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे बनी, कैसे कास्टिंग हुई, क्या हुआ, सब जो है खुद सुभाष घई साहब ने लिखा है। मैं उसी के आधार पर आपको बताऊंगा। ये सुभाष घई साहब की किताब है, तो आप इसे उनकी जीवनी भी कह सकते हैं, उनकी फिल्मों की यात्रा है। कर्माज चाइल्ड, सुभाष घई, विद सुवीन सुवीन सिन्हा। ये किताब उन्होंने लिखी है। आई थिंक 1.5 2 साल हो रहा है इस किताब को आके। और बढ़िया किताब है। उनकी तमाम फिल्मी जर्नी जो है वो इस फिल्म में है। और हर फिल्म के बारे में जो जो फिल्में उन्होंने बताई, उनकी फैमिली से लेके, मतलब 2024 में किताब आई थी, वही 2 साल 26 से चल रहा है ये। तो इसमें उन्होंने इस फिल्म की भी कहानी बताई है। और कर्मा तक तो खैर वो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर, बतौर प्रोड्यूसर। मतलब हीरो ने उनको जो है बड़ा प्रोड्यूसर भी बना दिया था, बड़े डायरेक्टर के साथ साथ। फिर उसके बाद में मेरी जंग आई थी। ये 2 फिल्में थी, कमाल की फिल्में थी ये भी। लेकिन कर्मा ने तो एक तरीके से इतिहास ही रच दिया था। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो फिल्म है जिसने डूबते हुए बॉलीवुड को बचाया था। 1986 वो दौर था, मतलब जब इस देश में आतंकवाद जो है उसकी गूंज, क्योंकि इस फिल्म में भी जो थप्पड़ की गूंज वाला डायलॉग है, इसलिए वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आतंकवाद की गूंज जो थी ना, बहुत जबरदस्त ढंग से सुनाई देने लगी थी। और 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। मतलब देश की आजादी को लगभग 40 साल के आसपास हुआ था। और काफी उथल पुथल जो रही रही थी उन 40 सालों में, वो एक ये बड़ी चीज थी कि देश के एक प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई थी। और उस वक्त जो है आतंकवाद जो है वाकई सिरहन पैदा करने वाली घटनाएं उन दिनों हुआ करती थी। बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन उसी समय क्योंकि तकनीक भी बहुत तेजी से बदल रही थी, नई नई चीजें आ रही थी, थिएटर का क्रेज कम तो नहीं होने लगा था, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किलें बहुत सारी आने लगी थी। तो इस वीडियो में, इस लाइव में हम उसी पर बात करेंगे कि ये जो 40 साल कर्मा के हुए हैं, 40 साल कैसे उसने सिनेमा को रिवाइव किया। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें जो सुभाष घई साहब ने, इस फिल्म का जो चैप्टर है कर्मा द एक्स्ट्रावेगेंजा, इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले मैं अनुपम खेर साहब की बात करता हूं। उन्होंने इसी से, दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया है, वीडियो, बेसिकली उन्होंने एक वीडियो डाला और वो जो सारी बातें हैं वो फिर ट्वीट पर भी जो लिखी हैं। उन्होंने जो लिखा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पर, और एक्स पे भी आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा 40 इयर्स ऑफ कर्मा। कर्मा 40 years of karma. 40 years ago karma happened, and what a blockbuster it was. What a film, what memories, what a turning point in my life. Saransh had established me as an actor, but Subhash Ghai Saab's karma made me a commercial star. Suddenly I was part of that larger than life world of mainstream Hindi cinema, and I was loving every moment of it. रातों रात जो है अनुपम खेर जो थे, जो डॉक्टर डैंग वाला जो उनका किरदार था, और जो एक संगठन, उसका एक आतंकवादी संगठन होता है, किस तरह से वो उसका सरगना होता है और उसको जेल में पकड़ कर लेके आते हैं दिलीप साहब, वो सारी। और उसके बाद कहानी पे भी आऊंगा खैर में। तो रातों रात स्टार हो चुके थे अनुपम खेर। और इसी इंस्टाग्राम पोस्ट में वो आगे लिखते हैं, बट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट कर्मा गेव मी वॉज द प्रिविलेज of working with one and only Dilip Kumar Saab, to share the screen with him, to watch him perform such close quarters, to learn from his silences, his pauses, his presence. That was my real award. Thank you, Subhash Ghai Saab, for trusting me with Dr. Dang and for giving me an opportunity that changed the course of my career. इस थप्पड़ की गूंज सुनी होगी तुमने, डॉक्टर डैंग, ये जो डायलॉग था। some films give you success, some give you memories. Karma gave me both for a lifetime. Happy 40 years to the entire team of Karma. जय हो। तो ये अनुपम खेर साहब का मैसेज है। मैंने फिर वो वीडियो देखा, आप भी देख सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखिएगा उससे, चाहे एक्स पर देखिएगा। अनुपम खेर का हालांकि 2-3 दिन पहले भी एक बड़ा वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हुआ। हाल ही में आई थिंक
2-3 दिन पहले तक ही वो खोसला का घोंसला 2 इस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे। शायद गुड़गाँव में वो शूटिंग हो रही थी, बमन ईरानी साहब भी थे और भी कलाकार थे। तो खोसला का घोंसला पार्ट 2 बन रही है और आजकल जो एक गाना चल रहा है तेरी गलियों में, जो बड़ा एक जो जेन ज़ी के एंथम जैसा भी कई लोग मान रहे हैं और उसको बहुत रिक्रिएट किया जा रहा है, रील बन रही है। तो वो अनुपम खेर थे उसमें, उसमें बमन ईरानी साहब हैं, रणवीर शौरी हैं और भी कुछ साथ में एक्टर हैं इन लोगों के साथ में, और ये गाना और वो मिलियंस में वो रील देखी गई है। तो खैर लेकिन आज जो है अनुपम खेर का ये वीडियो वायरल है जिसमें वो 40 साल पूरे होने के कर्मा के, इसको याद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ इस किताब पर, घई साहब की किताब। उन्होंने जो उनकी लाइफ की स्टोरी कही है, फ़िल्मी जर्नी कही है, इसके बारे में जो कर्मा के बारे में उन्होंने लिखा है, वो अपन इसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले वही, जैसा मैंने कहा कि वो फ़िल्मों का अ, ऐसा दौर था जबकि फ़िल्में देखना तो चाहते थे लोग, लेकिन 2 चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी उस समय लोगों को। एक तो थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। खस्ता इस सेंस में थी कि आपको भी याद होगा, आपने अगर वो दौर देखा होगा, थिएटर जो है वो बहुत गंदगी बहुत हुआ करती थी, उनमें कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, पंखे कहीं टूटे हैं, कहीं धीमे-धीमे चल रहे हैं, टॉयलेट बहुत खराब है, गंदगी, और स्वाभाविक भी था। उसकी वजह ये थी कि टिकट्स उस वक़्त जो थे बहुत ही सस्ते थे। इस फ़िल्म की रिलीज़ के समय मतलब जो है 8 से ₹12 का टिकट हुआ करता था। घई साहब ने इसी किताब में लिखा है। अब ₹8 से ₹12 तक के जो टिकट हुआ करते थे, और ये भी शायद बड़े शहर की बात वो लिख रहे हैं। छोटे शहर में तो हमें याद है ₹1.20 से लेके ₹2.40 और ₹5 और ₹10 तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस तरह से टिकट रेट थे, और फिर एक समस्या ये थी, तो लोग थोड़ा बचने लगे थे कि भाई थिएटर में कौन जाएगा? फैमिली के साथ जाना, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जाना, टूटी कुर्सियाँ हैं। अच्छा, फिर वो एक टाइम ऐसा था कि मुझे याद है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो सिनेमा हॉल में ही लोग जो है बीड़ी भी पी लिया करते थे, सिगरेट भी पी लिया करते थे। वो टाइम था, देखा है ये समय। तो बहुत ही खराब हाल थी, मूँगफली के छिलके यहाँ-वहाँ पड़े हुए हैं, हॉल गंदा पड़ा है। साफ होते थे, मगर आज की तारीख में जो हमें थिएटर्स देखने मिलते हैं, इनके मुकाबले तो वो कहीं नहीं ठहरते थे। अच्छा, फिर उसके बाद में फ़िल्में दरअसल, और ये हाल जो हुआ था मतलब 86 का अगर ये मामला है, वो इसलिए हुआ था कि इससे पहले वीडियो आ चुका था, जो वीसीआर जो हुआ करता था। वीडियो कैसेट्स जो हैं, टेलीविज़न आ चुका था, टेलीविज़न के बाद में वीसीआर आ गया था। वीडियो कैसेट्स जो थे वो वीएचएस मार्केट में आ गए थे। होने ये लगा था, पायरेसी होने लगी थी। इधर फ़िल्म नई रिलीज़ हुई और उधर उसका वीडियो बन जाता था, और आपको ध्यान होगा कि उस दौर में फिर ये होता था कि जिनके घरों में टीवी होते थे तो वीसीआर किराए से लाते थे। वीसीआर के साथ में कभी 2 कैसेट की डील, कभी 3 कैसेट की डील जो होती थी, रात भर के लिए लाया जाता था, और फिर उसके बाद रात भर बैठ के नई-नई फ़िल्में देख ली जाती थी। तो ये हुआ करता था, ये चल रहा था। ऐसे में सिनेमा का मार्केट एकदम डाउन आ गया था। इसी के आस-पास जो है मुंबई में वो अंडरवर्ल्ड का उभार और वो सारी चीज़ें भी शुरू हो गई थी। तो सिनेमा की हालत जो है वो धीरे-धीरे खराब होती जा रही थी। लोग थिएटर में एक तो जा नहीं रहे थे, और दूसरा यही होता था कि भाई जब वहाँ थिएटर में जाएँगे, और थिएटर का हाल मैंने आपको बताया, तो लोग सोचते थे चलिए संडे की छुट्टी आई, या कभी त्योहार वगैरह मिला के कई बार 2 दिन 3 दिन की जैसे छुट्टियाँ आ जाती, तो लोग ये सोचते थे परिवार के साथ बाहर जाएँगे, उससे बेहतर है वीसीआर ले आते हैं किराए पे। वीसीआर किराए पर आ जाता था, उसके साथ में 2 फ़िल्में, 3 फ़िल्में, 4 फ़िल्में, जितना जो देखना होती थी वो फ़िल्में, पायरेसी आपको उपलब्ध थी, और घर में बैठ के आदमी जो है वो फ़िल्म देख लिया करता था। आस-पड़ोस भी होता था, रिश्तेदारी भी हो जाती थी। हमें याद है कि जब हम छोटे थे और फिर कभी बुआ के यहाँ गए, कहीं मामा के यहाँ गए इधर, तो वीसीआर बुला लिया जाता था, और फिर वीसीआर में सब बच्चे और परिवार इकट्ठे होते थे, वो फ़िल्में देखी जाती थी। अब ऐसे दौर में जबकि थिएटर्स जो हैं खाली पड़े रहने लगे थे और डरने लगे थे प्रोड्यूसर कि यार फ़िल्म बनाएँगे चलेगी नहीं, तो महँगी फ़िल्में कैसे बनाई जाए? एक और चीज़ आई थी, वीडियो पार्लर पैदा हो गए। वीडियो पार्लर मतलब वो होता था कि गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पे कहीं पे एक आध हॉल है छोटा-सा, मतलब कमरे-नुमा, और एक टेलीविज़न रखा हुआ है, उसके साथ में वीसीआर रखा हुआ है, और आपको वहाँ ₹2 टिकट लगता था। ₹2 ₹2.5 जैसा भी हुआ। तो उसमें जो है लोग आते थे, हालाँकि वहाँ भी फैमिलीज़ नहीं जाती थी, लेकिन जो लोग अकेले हैं, यूथ है, वो अपना जाके अपना ₹2 ₹3 पिक्चर हो जाती थी उसकी। ऐसे समय में सुभाष घई ने एक बड़ी फ़िल्म बनाने का फैसला किया। खुद ही कहानियाँ लिखा करते थे। तो इस फ़िल्म में उनके साथ में जो है सचिन भौमिक साहब जो थे वो राइटर थे, तो को-राइटर थे इस फ़िल्म में। तो इस फ़िल्म को जब उन्होंने लिखने का फैसला किया, और क्योंकि वो बहुत कंटेम्पोरेरी बनाने की कोशिशें हमेशा रही, तो चूँकि वो आतंकवाद का
दौर जैसे मैंने कहा कि वो धमक सुनाई देने लगी थी, तो फिर उसमें यही हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जिसमें देश प्रेम की भी बात हो, आतंकवाद जो समस्या है वो तो है ही, तो देश प्रेम की भी बात हो। तो उन्होंने फिर ये सचिन भौमिक के साथ में कर्मा की कहानी जो प्लॉट था उसको उन्होंने डेवलप किया। अब प्लॉट जो था फ़ॉर्मूले, देखिए फ़ॉर्मूले हमेशा वर्क करते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री यही मानती है और इसीलिए जब जाते हैं, एक्सपेरिमेंट तो खैर आजकल हमें बहुत देखने मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ॉर्मूला जो है वो सबका फ़ेवरेट होता है। अब जिस तरह की फ़िल्में थी, दो आँखें बारह हाथ, मेरा गाँव मेरा देश, शोले, इनकी क्या कहानियाँ हैं? इनकी कहानियाँ ये हैं कि जो अपराधी हैं, जो जेलों में कैदी हैं, रिफ़ॉर्म किया जाए, वो सुधर जाएँ और उसके बाद वो सुधरने के बाद जो है, वी शांताराम की बहुत शानदार फ़िल्म है, दो आँखें बारह हाथ, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। 1957 की ये फ़िल्म है। मेरा गाँव मेरा देश मुझे लगता है बहुत से लोगों ने देखी होगी और शोले के बारे में कहा जाता है कि उसी फ़िल्म से शोले भी इंस्पायर हुई थी। तो ख़ैर वही है, कैदी जो हैं वो सुधर जाएँ, जो सज़ा याफ्ता हैं वो सुधर जाएँ और फिर वो किसी बड़े मिशन में काम आएँ। शोले में आपने देखा गब्बर सिंह डाकू रहता है, जय वीरू जो है वो अपराधी हैं, संजीव कुमार साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनको उनका भरोसा है इनमें कि यार हैं तो ये आदमी बढ़िया बहादुर भी हैं, लेकिन अपराधी हैं। मगर जब गब्बर से उनकी ठनती है तो वो उनको बुलवा लेते हैं, जेल से निकलवाते हैं, फिर धीरे-धीरे हम उनका हृदय परिवर्तन भी देखते हैं, कैसे वो गब्बर से टक्कर लेते हैं। सेम चीज़ जो है वो कर्मा में थी। कर्मा में 3 सजा याफ्ता, 3 ऐसे लोग होते हैं जिनको फांसी होने वाली है, उन्होंने मर्डर किया। तो कत्ल के इल्ज़ाम में जिन्हें फांसी होने वाली है, उनको दिलीप कुमार साहब जो कि जेलर बताए गए हैं और डॉक्टर डैंग का आतंक फ़िल्म में दिखाया ही गया है कि किस तरह से वो उसका जो एक गैंग होता है, ब्लैक स्टार करके आतंकवादियों का, तो वो जो भी आतंकी घटनाएँ करना चाहते हैं, वो पकड़ा जाता है, भागता भी है। अब यही है कि भाई उसको पकड़ना है, उससे बदला लेना है और जो भी कहानी आप उसे दें। तो ये 3 लोगों को जो है दिलीप कुमार कन्विंस करते हैं कि भाई इस आदमी को पकड़ा जाए। ये कहानी है कर्मा की और उसके बाद में फिर पूरी स्टार कास्ट आप जानते हैं दिलीप कुमार के साथ में यहाँ पर अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे, नसीरुद्दीन शाह, नूतन थी और नूतन और दिलीप कुमार लंबा करियर दोनों का रहा है लेकिन पहली बार इस फ़िल्म में साथ में आए थे। श्रीदेवी को लाया गया था, पूनम ढिल्लन थी। तो ये पूरी स्टार कास्ट बनी और ये फ़िल्म बनी और उसके बाद फ़िल्म ने फ़िल्म की शूटिंग के दौरान भी चैलेंजेस थे जो इस किताब में उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ बातें कास्टिंग के बारे में लिखी हैं। दिलीप कुमार साहब को कास्ट करना। तो दिलीप साहब के साथ वो पहले भी विधाता में काम कर चुके थे। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार ढंग से ज़िक्र किया है इस किताब में कि भाई दिलीप साहब को जब उस उन्होंने लिखा है कि भाई स्क्रिप्ट वगैरह मैं नहीं देता था। सुभाष घई का मानना है कि सिनेमा लगातार इम्प्रोवाइज़ होता है, तो अगर आप उसको फिक्स कर दें एक स्क्रिप्ट में, तो कई बार जो इम्प्रोवाइज़ेशन है फिर वो नहीं हो पाते। मगर फिर भी उन्होंने कहानी वगैरह सुनाई और दिलीप साहब तैयार भी हो गए, विधाता में पहले काम कर चुके थे साथ में। तो बात बोले फीस की आई, तो घई साहब से दिलीप साहब ने कहा कि भाई आप बहुत ही कंजूस आदमी हैं, मुझे पता है। तो बात वही होती है ना, ठीक है बता देंगे, आपसे क्या छुपाना, इस तरह की जो थोड़ी-सी फॉर्मेलिटी रहती है। तो दिलीप साहब ने कहा कि आप बहुत क्लियर बताइए। तो तब भी इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे पता है कि तुम ज़्यादा पैसे नहीं दोगे, इसलिए पिछली फ़िल्म में जो तुमने दिया, उससे कुछ रकम ज़्यादा दे देना। यहाँ पर बात जो है तय हो गई। नूतन जी भी फ़िल्म में आ गई। फिर अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ सुभाष घई फ़िल्में बना ही चुके थे। तो दोनों के आने में कोई समस्या नहीं थी, दोनों फटाफट हाँ बोल के आ गए। तीसरा आर्टिस्ट जो चाहिए था नसीरुद्दीन शाह। तो उन्होंने कहा नसीर से बात की, तो नसीर थोड़ा-सा मतलब वो अपने आप को हमेशा ही दूसरों से बेहतर मानते रहे हैं। तो ये था उनका ठीक है वो आ तो गए, लेकिन वहाँ जब पैसे की बात हुई, तो घई साहब ने इसमें लिखा है कि उनका ये था कि भई देखो दिलीप साहब तो सबसे सीनियर हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा पैसा देना ही है, उन्होंने दिया भी। जब 3 एक्टर्स की बात आई तो सुभाष घई के दिमाग में था कि तीनों को बराबर पैसा देंगे। तो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब नसीरुद्दीन शाह को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा ना, मैं बेहतर हूँ और मैं उसे उनसे 10-15% जो है मुझे तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए। तो सुभाष घई जानते थे कि ठीक है इनके अंदर एक जो एटीट्यूड है लेकिन वो एक इतने बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्हें पता है कि किस एक्टर के अंदर से क्या निकालना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके अंदर का जो थोड़ा-सा एग्रेशन है, उसका यूज़ करेंगे और उन्होंने किया। दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह के बीच के जो सीन हैं कुछ फ़िल्म में, वो आप देख सकते हैं, वहाँ दिखाई देता है। और घई साहब ने इसमें लिखा भी है इस किताब में कि भाई दोनों जो सीन आमने-सामने का है उनका, अलग-अलग शूट करते थे।
दोनों के बीच एक तनाव रहा करता था सेट पर। गई साहब ने लिखा है कि भाई सब लोग कलाकार, जो सारे कलाकार हैं, आपस में मिलजुल कर रहते, शूटिंग में हंसते उठते बैठते, लेकिन नसीर साहब थोड़ा सा एक अलग, और दिलीप कुमार लेजेंड ही थे वो, उनके साथ थोड़ा सा उनका कुछ तनाव जैसा था, तो उस तनाव को उन्होंने भुनाया। लेकिन ये था कि वो जो पूरा उन दोनों के बीच में बहस, डिबेट या नाराजगी के जो भी चैलेंज करने वाले सीन थे, वो अलग अलग शूट किए गए। सिर्फ एक फ्रेम आता है फिल्म में जहां उस सीन में जहां दोनों आमने सामने एक साथ दिखाई देते हैं। तो गई साहब ने लिखा है कि भाई मैंने उनसे कहा कि कम से कम 1 घंटे का समय तो जो है मुझे साथ में दीजिए। तो वो हुआ शूट। तो नसीर साहब हमेशा ही अपने आप को बेहतर मानते रहे हैं, और दिलीप साहब थे। तो दिलीप साहब को लेके तो फिर सौदागर भी बनाई थी, और सौदागर का तो पूरा ही अलग कहानी किस्सा है। कभी उस पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म की कास्टिंग को लेके लिखा। श्रीदेवी को लेकर लिखा है। फ़िल्म में श्रीदेवी का ये एक्ट्रेस है जो पूनम ढिल्लन ने बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब लेकिन वो चाहते थे कि श्रीदेवी रहें, इससे पहले कभी साथ में काम नहीं किया था। श्रीदेवी की एक मार्केट वैल्यू, तो श्रीदेवी को भी कहा गया कि भाई देखिए ईमानदारी से कि इस फ़िल्म में आपका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोल ना होने के बावजूद। तो श्रीदेवी, उन्होंने कहा ठीक है, भले ही रोल छोटा हो जो भी, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वही मिले। मतलब जो किसी एक फ़िल्म को, फुल फ्लेजेड फ़िल्म को करने के लिए वो फीस लेती थी, उन्होंने कहा कि मैं वही फीस लूँगी। तो बात वही है कि ठीक है, उनको फीस दी गई पूरी, लाया गया। लेकिन बात वही होती है, कई बार जो है कलाकारों को सिर्फ़ पर्दे पर लेकर आना जो है वो फ़िल्म में वैल्यू एडिशन कर देता है। तो इस तरह से पूरी कास्टिंग वगैरह हुई। अनुपम खेर की कास्टिंग के बारे में भी इस किताब में है। हालाँकि अनुपम खेर का आप वीडियो देखेंगे जो उन्होंने आज लगाया है इंस्टाग्राम पर, तो उसमें भी पूरी कहानी बताई, लेकिन इसमें सुभाष घई साहब ने भी लिखा है। जब वो इस फ़िल्म के लिए डॉक्टर डैंग के कैरेक्टर के लिए सोच रहे थे किसको लिया जाए, तो निश्चित रूप से उस समय जो सबसे बड़ा नाम था और सबसे सही हो सकता था, वो था अमरीश पुरी। और जो पिछली फ़िल्म थी मेरी जंग, उसमें भी अमरीश साहब थे। तो वो लगभग तय कर चुके थे, ठीक है अमरीश पुरी साहब तो ये रोल कर ही लेंगे विलेन का, डॉक्टर डैंग का। लेकिन उन्होंने लिखा कि जो उनके साथी राइटर थे सचिन भौमिक, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी नए एक्टर को, क्योंकि उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि बोले शोले में आप देखिए, अमिताभ, धर्मेंद्र, संजीव कुमार सब पुराने चेहरे जमे हुए, लेकिन अमजद खान के रूप में एक नया चेहरा, वो जो विलेन है। तो ये बात जो है थोड़ा-सा सुभाष घई साहब को जमी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो हीरो और मेरी जंग में अमरीश जी थे, लेकिन फिर इस फ़िल्म में जो है उन्होंने कहा नया चेहरा ढूँढते हैं। और जब इस फ़िल्म के लिए सुभाष जी काम कर रहे थे, तो लिखते हैं कि संजीव कुमार से मुलाकात हुई। संजीव कुमार ने उनसे कहा कि यार एक फ़िल्म आई है सारांश, जो महेश भट्ट ने बनाई है। ये फ़िल्म 1984 में आई थी। उन्होंने कहा यार वो देखो, उसमें एक लड़का है, नया लड़का है, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और सारांश आप जानते हैं, सारांश ने जिस तरह से अनुपम खेर को एक ही फ़िल्म से उनके अभिनय का लोहा पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को मनवा दिया था। तो संजीव कुमार ने उनसे सुभाष घई साहब से कहा कि वो फ़िल्म देखो और उस लड़के को ले लो, बहुत कमाल का काम किया है। अब फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि मुंबई का होटल सी रॉक, वहाँ से सुभाष घई साहब निकल रहे थे और अनुपम खेर साहब अंदर जा रहे थे। ऐसा इसमें भी लिखा है, पार्टी का मामला था। तो अनुपम खेर भी यही बताते हैं। तो आमना-सामना उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन आगे-पीछे निकल गए, और तब अनुपम साहब रुके और उन्होंने घई साहब को आवाज़ दी कि साहब मैं अनुपम खेर, मिले उनसे जाके और कहा कि मुझे काम दीजिए आप। तो नाम तो जान ही चुके थे, परिचय जान चुके थे संजीव कुमार साहब के मुँह से भी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल मेरे ऑफ़िस में आइए, और जब अगले दिन अनुपम खेर उनके ऑफ़िस में पहुँचे, तो सुभाष घई साहब ने सीधे-सीधे उन्हें फ़िल्म ऑफ़र कर दी कि मैं ये फ़िल्म बना रहा हूँ, और इस फ़िल्म में आप विलेन का रोल कर रहे हैं, ये रोल है। तो अनुपम खेर उसमें बताते हैं अपने वीडियो में कि भाई मैंने पूछ लिया कि इस फ़िल्म की कास्ट क्या है, तो फिर बताया अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, नूतन जी, और लास्ट में फिर बताया दिलीप साहब। तो बस, तो फिर तो गदगद ही हो गए। तो ये है। अब यहाँ पर ये है, इसमें इन्होंने लिखा है सुभाष घई ने कि कास्ट भले ही उन्होंने कर लिया था अनुपम खेर को, लेकिन उन्होंने सारांश देखी नहीं थी तब। उनको ये पता था कि अनुपम खेर जो है वो ट्रेंड एक्टर हैं, और अगर संजीव कुमार ने उनकी तारीफ़ की, महेश भट्ट की फ़िल्म में उन्होंने काम किया, तो उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि नहीं ये, और फिर मिलने के बाद उनकी पर्सनैलिटी देखने के बाद उनका ये था कि मैं ऐसा विलेन चाहता हूँ जो देखने से खतरनाक ना लगे। और सचमुच अनुपम खेर का लुक आप देखिए उस फ़िल्म में या वैसे भी, तो ऐसा कोई बहुत, जबकि अमरीश पुरी को अगर लें, तो अमरीश पुरी अगर किसी को जमकर देख लें, तो वो डरावना हो जाता है, डर जाए सामने वाला। अनुपम खेर का वैसा लुक नहीं था, लेकिन उसके कारनामे फ़िल्म में बहुत खतरनाक थे। उसके मंसूबे जो आतंकी मंसूबे थे, वो खतरनाक थे।
अब इस तरह से ये पूरी कास्टिंग के बारे में उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद क्योंकि फिल्म की मेकिंग की प्रोसेस चलती है, गाने वगैरह भी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो सबसे फेमस गाना है, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, तो वही उन्होंने कहा कि जब ये वाली भी बातें थी कि भाई फिल्म में देश प्रेम भी होगा तो कोई गाना भी ऐसा होना चाहिए। तो ये राइटिंग करते हुए सचिन भौमिक और सुभाष घई ये लाइन उन्हें आई, तो उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया, और लक्ष्मी प्यारे उनका संगीत दिया करते थे, तो उन्होंने उसका भी बड़ा मजेदार लिखा है कि भाई वो लाइन लेके पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के पास पहुंच गए कि भाई देखिए ये लाइन है और इसकी धुन बनानी है। तो बिजी थे वो, तो बोले ठीक है, अच्छा कल देखते हैं, कल आइए, तो ये टॉयलेट के लिए चले गए। और जब टॉयलेट से निकले और शायद बैठे थे थोड़ा सा, तो असिस्टेंट ने कहा उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स की जरा आइए मिलना है, और बस वो मिले और उन्होंने उतनी देर में तो धुन बना दी, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। तो सुभाष घई ने कहा कि बस अब ये फाइनल डन, अब ये जो है धुन तय हो गई, इसी पर गाना बनेगा, आगे का काम जो है आनंद बख्शी जी को दे देते हैं। तो आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे। आप सोचिए ये वर्किंग थी फिल्म इंडस्ट्री की, इतने टैलेंटेड लोग थे, इतने कमाल से काम होता था। अभी तो आपको नई कहानियां मिलेगी और सचमुच ना काम इस तरह से होता है। अभी तो रीमेक चल रहा है, रिमिक्स चल रहा है, भाई निकालो लाइब्रेरी से कौन सा गाना है, कुछ नहीं करना है, उसके अंदर वो देसी बीट्स और फास्ट बीट्स भरनी, इतनी प्यारी इतनी सुंदर कहानी। अब ये सारी चीजों के बाद में कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब इस तरह से सारी चीजें चल रही है और घई साहब जो है पूरे उत्साह से लगे हुए हैं कि चलिए फिल्म बनाएंगे, और एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, तो उस दौर के जो बहुत बड़े फाइनेंसर प्रोड्यूसर थे गुलशन राय साहब, राजीव राय जी के पिताजी, उन्होंने किताब लिखती है कि गुलशन राय ड्रॉप्ड अ बम। अब क्या बम गिरा दिया उन्होंने। गुलशन राय साहब ने सुभाष घई से कहा देयर इज नो पॉइंट मेकिंग दिस फिल्म, इस फिल्म को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो हिला दे भाई ये वाली बात, इतना बड़ा प्रोड्यूसर फाइनेंसर अगर कह रहा है कि तुम ये जो इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो बकवास, इसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं। और आज के समय में तो कहा, सुभाष घई साहब ने कहा कि अरे मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, एक बड़ी बिग मोशन पिक्चर बना रहा हूँ। तो वहां गुलशन राय साहब का कहना था आप किसी सपने की दुनिया में रह रहे हैं सुभाष घई साहब, आपके ऑडियंस है कहाँ, थिएटर देख रहे हो कौवे उड़ रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, खाली पड़े हैं थिएटर, किसके लिए बना रहे हो, ऑडियंस तो है ही नहीं। और ये इतनी बड़ी जो मोशन पिक्चर बनाओगे ये चलेगी कहाँ, उन वीडियो पार्लर्स में चलेगी, या ये फिल्म वो वीसीआर जो घर में लगा के टेलीविजन में लगा के देखे जा रहे हैं, थिएटर में तो चलेगी नहीं। क्या होगा इस फिल्म का, जब थिएटर इंडस्ट्री कहा जाने लगा था कि सिनेमा खत्म हो गया है, ऐसे समय में सुभाष घई वो बोले कि मैं 2 दिन तो परेशान रहा, लेकिन फिर वही होता है ना कि जो एक बार जिद ठान लेता है तो ठान लेता है। घई साहब को इसीलिए शोमैन कहा जाता है। राज कपूर के बाद अगर कोई शोमैन हुआ है इस इंडस्ट्री में तो वो सुभाष घई, उनके बाद फिर कोई नहीं हुआ अब इतना। हालांकि घई साहब भी अब 83 84 के हो रहे हैं, कोई नहीं है जिस तरह से सिनेमा उन्होंने, तो जिद उन्होंने पकड़ ली कि नहीं बनाना तो है ये सिनेमा। बोले 2 दिन थोड़ा सा अपसेट रहा, लेकिन फिर से लग गया काम। और फिर उन्होंने यही तय किया कि जो हॉलीवुड की कुछ क्लासिक फिल्में, 2 फिल्मों के नाम लिखे, द टेन कमांडमेंट्स और बेनहर। बेनहर तो मैंने बड़े पर्दे पर देखी, कमाल की फिल्म। तो ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वाली फिल्म है और बहुत ग्रैंड स्केल पर, तो बोले मैंने तय किया कि फिल्म तो ऐसी ही बनाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने वही होता है ना, देखिए जो समझदार आदमी होता है वो तोड़ निकाल लेता है। उन्होंने शूट करने की स्टाइल ही बदल दी। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा लोग टीवी पर देखते हैं ना, तो उन्होंने इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द सीन्स इन कर्मा आर आइदर वाइड एंगल लॉन्ग शॉट्स और टाइट क्लोजअप कैप्चरिंग ड्रामेटिक डायलॉग्स, या तो एकदम लॉन्ग शॉट दूर से या फिर एकदम टाइट क्लोज। तो वो जो बीच में नॉर्मल सीन दिखाई देते हैं आपको दिखेंगे ही नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये है क्या। तो उन्होंने शूट करने की तकनीक ही बदल दी इसमें। तो शूटिंग की तकनीक बदल के कमलाकर राव उनके सिनेमेटोग्राफर थे इस फिल्म में, और उन्होंने वो पूरी तरह से विजन समझा घई साहब का, और उसी तरह से, जबकि उस वक्त ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये सारी चीजें नहीं थी, उस फिल्म को बहुत ही अलग ढंग से टेक्निकली भी शूट किया। और बात सिर्फ यही नहीं रही, बात सिर्फ पर्दे के पिक्चर की नहीं रही, सिनेमा ऑडियो विजुअल मीडिया में, तो ऑडियो में भी उन्होंने चेंज किया। जो 6 ट्रैक डॉल्बी होता है, डॉल्बी साउंड, वो कि एकदम घूमता है टक 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 पीछे से ऐसा पूरा करके, तो वो साउंड भी ऐसा लेके आए कि वो आपको अलग ही फील होगा। अब हालांकि टीवी पर वो वैसे नहीं हो सकता था। कहानी फिर यहीं खत्म नहीं, फिर वो थप्पड़ की गूंज और ये सब डायलॉग तो आप जानते ही हैं वो सारा। उन्होंने कहा फिर जब फिल्म बनी तो अब पैशन है कि भाई जैसी बनाई वैसी महसूस भी तो होना चाहिए। तो फिर घई साहब इसमें यहाँ पे लिखते हैं कि जब इतनी टेक्निकली थोड़ा सा एक अलग तरह की फिल्म बनाई,
साउंड उसका बहुत अलग तरह का बनाया, तो फिर क्या करें? सिनेमा हॉल्स की हालत तो खराब थी। वहां तो लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे थे, कुर्सियां टूटी थी, साउंड सिस्टम खराब थे, पर्दे खराब हो रहे थे, क्या करें? तो घई साहब ने 90 से ज्यादा थिएटर्स ऑल इंडिया सिलेक्ट किए, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई मैं एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहा हूं, वो इस तरह की, और उसके लिए थिएटर में इस तरह का साउंड सिस्टम चाहिए, और जो भी उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी भेजी। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने जवाब ही नहीं दी, क्योंकि हालत खराब थी। क्या जवाब देते? लोगों को लगा शायद मजाक हो रहा है, मुक्ता आर्ट्स की तरफ से चिट्ठी आई है। उसके बाद घई साहब ने कई लोगों से जाकर पर्सनली मिलना शुरू किया, उनको बताया कि कैसी फिल्म है, क्या है, क्या तकनीकी जरूरतें हैं, और खुद उनका जो मुक्ता आर्ट्स है उसने थिएटर्स में इन्वेस्ट किया, बाकायदा उनके जो डॉल्बी सिस्टम वो सब लगवाए, सुधरवाया दिल्ली में, मुंबई में। तो इस तरह से उन्होंने जाके भाई अब थिएटर मालिकों को तो क्या था कि ठीक है चलो भाई, अगर फिल्म बनाने वाले ही आकर हमारा सिस्टम सुधरवा दे रहा है, पैसा उसका लग रहा है, इन्वेस्टमेंट उसका है, शर्तें क्या रही होगी मुझे नहीं पता, ना इस किताब में कहीं लिखा है, लेकिन थिएटरों की हालत उन्होंने सुधरवाई। क्योंकि जब तक थिएटर की हालत नहीं सुधरेगी, वो लोग आएंगे नहीं थिएटर में। और फिर जब आपने टेक्निकल अलग तरह का सिनेमा बनाया है, तो और थिएटर में ही उसको महसूस किया जा सकता है, तो उसके लिए लाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने इतना पूरा जोखिम उठाया, और आखिरकार मतलब यह है कि 20 से ज्यादा थिएटर्स जो थे उन्होंने अपने खर्चे पर, मुक्ता आर्ट्स के खर्चे पर जो है उनको सुधारा गया। फाइनली ये हुआ कि इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त के 10 दिन पहले इस फिल्म को, लगभग 10 दिन पहले 1986 में फिल्म को रिलीज किया गया। और उसके बाद पहला हफ्ता जो था, लिखा है इसमें, कर्मा रिलीज 10 days बिफोर इंडिपेंडेंस डे 1986 एंड ran to packed theaters all over the country in the first week। पहले हफ्ते में फिल्म हाउसफुल, इवन इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। ये जो है, ये सुभाष घई का जादू तो था ही, ऐसा नहीं है। जो लोग उनके सिनेमा से परिचित थे, तो चाहे वो कर्मा से पहले, जो चाहे वो मेरी जंग हो, हीरो हो, तो हीरो तो मुझे ध्यान है, हम कजन ब्रदर सिस्टर्स और हम लोग बच्चे बच्चे ही थे, फिल्म देखने गए थे हॉल में, इंदौर में देखी थी ये फिल्म हमने। तो बड़ी प्यारी फिल्म थी, और गाने उसके बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से सुभाष घई ने खुद इनिशिएटिव लिया कि नहीं ठीक है चलो, मुझे फिल्म रिलीज करनी, कुछ अलग बनाए। फिर जब उसके बाद ये जब फिल्म चल पड़ी है, तो पायरेसी तो चल रही थी वहां, जो वीसीआर में लोग जो फिल्में देख रहे थे वो तो देख, लेकिन फिर जब उनको समझ में आया, जैसे लॉन्ग शॉट है, अब क्या दिखेगा उस लॉन्ग शॉट में, या फिर एकदम क्लोजअप, टाइट क्लोजअप है, और कुछ तकनीकी चीजें, फिर जो साउंड का मामला है, तो बहुत सारे लोगों ने फिर कहा कि यार ये फिल्म तो हॉल में देखने की है। लौटे, जिन लोगों ने फिल्म वीसीआर में, टीवी पर देख ली थी, वो भी लौटे थिएटर्स में। इस तरह से ऐसे समय, जबकि लग रहा था, लोग कह रहे थे कि सिनेमा उस समय का जो बॉलीवुड है वो खत्म हो रहा है, लोग फिल्में देखने नहीं आ रहे, उसकी वजह मैंने आपको सब शुरू में बता दी है। तो सुभाष घई साहब ने पूरा जिम्मा उठाया और एक ऐसी फिल्म बनाई जिसको देखने के लिए वापस लोग थिएटर में आए। और मुक्ता आर्ट्स जो है, उस वक्त फिर, हाँ एक और चीज इसमें है कि आपको याद होगा टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी, मतलब टिकट विंडो पर आपको टिकट नहीं मिलेगा, बाहर जो है ब्लैक में बेचने वाले उनको मिला करेंगे, मिला करते थे मतलब। तो बात फिर वही, वो इसमें लिखते हैं कि 10 का टिकट 30 में और 12 का टिकट 40 में, फिर से एकदम कालाबाजारी जो है वो टिकटों की जो है शुरू हो गई थी। तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग कहानी है। किताब मेरे पास थी तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलिए आज 40 साल पूरे हो गए हैं, और अनुपम खेर साहब ने जब इंस्टाग्राम पे लिखा, ट्वीट भी किया, तो मैंने कहा चलिए इस पर बात करते हैं। तो निश्चित रूप में से मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे साथी जो हैं उस दौर के गवाह हैं। तो आप बताइएगा, ये फिल्म आपने देखी है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपकी यादें जुड़ी होंगी इसके साथ में, तो वो बताइएगा।